राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है वसीयत। तुम्हें तो मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है। उससे ज़्यादा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। राहुल के यह शब्द अभी भी काजल के कानों में गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही हो। बार बार यह शब्द उसके दिमाग में आकर हथौड़े मार रहे हों। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था और आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। पर उसकी पड़ी किसको थी? सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जेठ जिठानी नंद नंदोई सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। राहुल अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रवाना हुए हैं। इतने में ननद आरती कमरे में आई और बोली, भाभी कब तक यह आंसू बहाती रहोगी? भाई तो सीधा सीधा जवाब दे गया कि वह तुम्हें माँ बाप की सेवा के लिए ही लाया है, तो अपना फर्ज निभाना। जब तक माँ बाप हैं तब तक ही तुम यहाँ पर हो। उसके बाद तो भैया तुम्हें अपने साथ ही ले जाएंगे। इतने में जेठानी नीलम भी कमरे में आई और आते ही बोली, अरे हम लोग जा रहे हैं, कम से कम मुस्कुराते चेहरे से विदा कर दो। मनुष्यत फैला रही हो। पति बाहर कमाने ही तो गया है, वापस लौटकर भी आ जाएगा। और कमाने नहीं जाएगा तो तुम लोगों को खिलाएगा क्या? जो बेवजह का तमाशा कर रही हो। कोई पहली बार तो गया नहीं है जो इतना नाटक कर रही हो। लेकिन काजल अपने पलंग से उठकर खड़ी नहीं हुई। सबको लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तब तक सासू माँ विमला जी भी कमरे में आ गई। आते ही गुस्से में बोली, अरे यह क्या रोनी सूरत बना रखी है? अब पति कमाने भी नहीं जाएगा क्या? चुपचाप से उठ और इन दोनों को भी खुशी खुशी रवाना कर। लेकिन काजल नहीं उठी तो तीनों तमतमाती हुई खुद ही बाहर आ गई। नंद और जेठानी को अपना अपना सामान उठाकर अपने अपने गाड़ियों में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दोनों कारों के वहां से जाने की आवाज आई। इधर विमला जी भी दरवाजा बंद कर कमरे में आ गई और काजल को डांटने लगी, यह क्या नाटक लगा रखा है? बहू, घर में बच्चे आए थे, तुमने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और अजीब जिद लगाकर बैठी हुई हो कि पति के साथ जाना है। अरे पूरी जिंदगी उसी के साथ तो रहना है। कुछ दिन हमारी सेवा कर लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। चुपचाप उठ और रसोई की सफाई कर दे। पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। आजकल की बहू को तो सास ससुर की सेवा करते ही रोना आता है। ना खुद सेवा करती है ना अपने पति को ही करने देती है। मुंह उठाकर कह देती है कि पति के साथ रहना है, जैसे पति के अलावा कोई है ही नहीं। परिवार जाए भाड़ में इनकी बला से। बड़बड़ाते हुए विमला जी भी कमरे के बाहर निकल गई। काजल वहीं पलंग पर बैठी बैठी विमला जी की बड़बड़ाहट आंसुओं के साथ सुनती रही। 1 साल हो चुका है उसकी शादी को। घर के सबसे छोटे बेटे राहुल की पत्नी बनकर वह इस घर में आई थी। यह शादी राहुल के पिता रघु जी ने करवाई थी। अच्छा खासा रुतबा था उनका। पैसों से नहीं बल्कि नाम से पैसा इतना ही था कि उन्हें उच्च मध्यम वर्गीय कह सकते थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी से जिंदगी में नाम तो बहुत कमाया, पर उनके बच्चों को उनकी कद्र कभी नहीं थी। कभी उनके मान सम्मान का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। बच्चे तो ऐसे थे कि बड़ी बहू नीलम भी ऐसी ही थी। वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। ऊपर से पत्नी विमला जी किसी की कोई इज्जत नहीं करती थी, जो मुंह में आता वही बोल देती। काजल रघु जी के दोस्त की बेटी थी, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बिन माँ की बेटी होने के बावजूद भी उसमें संस्कार पूरे थे। परिवार को परिवार समझकर चलती थी और उसकी यही आदत रघु जी को बहुत पसंद आ गई। हालांकि काजल को इस घर में कोई भी बहू बनाकर लाना नहीं चाहता था, पर रघु जी के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाया और काजल इस घर की बहू बनकर आ गई। लेकिन अब रघु जी के बिस्तर पकड़ने के बाद काजल की कोई इज्जत भी नहीं रही। तानों की बौछार भी अब तेज हो चुकी थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी हालत देखकर उन्हें दुख होता था, लेकिन क्या ही कर सकते थे। परिवार वालों को तो मौका मिल चुका था अपनी जबान खोलने का। सचमुच उन्होंने तो अपनी मर्जी थोप कर काजल की शादी करवा दी, पर यह शादी न होकर काजल की बर्बादी ही रही और कुछ भी नहीं। क्योंकि नौकरी तो राहुल इस शहर में भी रहकर कर सकता था, पर उसने जानबूझकर ट्रांसफर लिया। राहुल
वहाँ किसी और लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। उसका नाम तानिया था। राहुल बहुत जल्दी ही उससे शादी करना चाहता था और इसी सिलसिले में वह इस बार यहाँ आया था। रघु जी से तो मिलने का सिर्फ बहाना था, इसलिए पूरा परिवार एक साथ यहाँ इकट्ठा हुआ था। पर जो भी बात हुई बंद कमरे में ही हुई, रघु जी के सामने ही हुई। कितनी अजीब विडंबना थी। फैसला भी उन्हीं के सामने हुआ कि जब रघु जी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद यह शादी होगी, नहीं तो दुनिया को बोलने का मौका मिल जाएगा। और उससे भी बड़ा कारण था कि अभी तो फ्री की नर्स मिली हुई थी। अगर काजल चली जाती तो यह सेवा कौन करता। इसलिए रघु जी ने काजल को राहुल के साथ जाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, नहीं तो काजल को दुख होता। लेकिन काजल तो यह बात सुन चुकी थी। जब वह लोग कमरे में बात कर रहे थे और काजल चाय पकड़ाने के लिए कमरे में आ रही थी, तब उसे यह बातें सुनाई दी थी। सुनकर उसे रोना तो बहुत आ रहा था, पर अपने आंसुओं को रोककर वह कमरे में आ गई थी। जानती थी कि राहुल तो अपनाएगा नहीं, पर बस रघु जी के कारण काजल ने राहुल के साथ जाने की जिद की थी। मगर रघु जी अपने जीते जी कुछ ना कुछ फैसला करके जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह पक्का विश्वास हो चुका था कि राहुल काजल को नहीं रखेगा और उनके मरने के बाद काजल बेसहारा हो जाने वाली है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु तो उसकी शादी के कुछ महीनों बाद ही हो चुकी थी। इसलिए 2 दिन बाद ही उन्होंने काजल को कहकर अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, उन्हें घर बुला लिया। लेकिन घर में किसी को भी नहीं पता था कि उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया क्यों है। यहाँ तक कि काजल को भी नहीं पता था। हालांकि उन्होंने काजल से यह ज़रूर कहा था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना। तब काजल को कुछ भी समझ नहीं आया था। 1 महीने बाद रघु जी इस दुनिया से चले गए। तब सारे परिवार के लोग वापस एकत्रित हुए। इस बार राहुल के साथ तानिया भी आई थी। हालांकि रिश्तेदारों में उसने अपनी दोस्त बताकर ही उसकी पहचान कराई थी। जब सारा क्रियाकर्म हो गया तो पूरा परिवार बाहर कमरे में एकत्रित था। उस समय काजल रसोई में काम कर रही थी। तब विमला जी ने काजल को बुलाया। जब काजल रसोई से निकलकर बाहर आई तो राहुल ने कुछ पेपर्स उसके सामने रखते हुए कहा, देखो काजल, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की सेवा के लिए ही लाया गया है। इससे ज़्यादा मेरा कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं। अब मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हें यहाँ रहना है, आराम से रहो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई घर नहीं। तुम्हारा खर्चा भी हम उठा लेंगे। यहाँ रहकर मेरी माँ की सेवा करो। पर अब मैं तानिया के साथ शादी कर रहा हूँ, इसलिए इन तलाक के पेपर पर साइन कर दो। काजल यह सुनकर हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। जानती थी कि यह होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। इतने में रघु जी का दोस्त वहाँ एक वकील के साथ आ गया, तो सब लोगों ने बातचीत का मुद्दा बदल दिया। वहाँ बैठते ही उसने कुछ पेपर्स निकाले और वकील को देते हुए बोले, यह वसीयत रघु जी ने बनवाई थी अभी 1 महीने पहले। वकील साहब जरा पढ़ दीजिए और सबको रघु जी के साइन भी दिखा दीजिए। उनकी बात सुनते ही सब लोग एक दूसरे की शक्ल की ओर देखने लगे और विमला जी बोली, तो आप उस दिन वसीयत के लिए यहाँ आए थे? जी भाभी जी, पर आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं। कैसे पता चलता आपको भाभी जी? आप भाई साहब के बिस्तर पकड़ने के बाद बैठी कब उनके पास? काजल के अलावा तो कोई उनसे बात करने उनके पास आता तक नहीं था। उनकी बात सुनकर विमला जी ने मुंह बना लिया। ठीक है, पढ़ो। वैसे भी जानती हूँ प्रॉपर्टी तो हम ही लोगों में बंटनी है। वकील साहब ने वसीयत खोली तो सब लोग सांस थामे हुए सुनने को तैयार हो गए। आखिर सब जानना चाहते थे कि उनके हिस्से में कितना क्या आया है। तभी वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं रघु अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत तैयार करवा रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार मैं अपने तीनों बच्चों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूँ, क्योंकि जीते जी उन्होंने कभी मेरा मान सम्मान नहीं रखा।
वहीं इस प्रॉपर्टी के दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा मेरी पत्नी विमला को जाएगा, जिससे वह अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर मोहताज न हो, और दूसरा हिस्सा मेरी छोटी बहू काजल के नाम पर रहेगा। उस बच्ची ने मेरे बच्चों से बढ़कर मेरी सेवा की है, तो वह इस हिस्से की पूर्णतः हकदार है। सुनकर सब लोग सदमे में आ गए। अरे, ऐसे कैसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं पापा हमें? हम उनके बच्चे हैं, हमारा पूरा हक है इस प्रॉपर्टी पर। हम कोर्ट में जाएंगे। नंद आरती तिलमिलाते हुए बोली, आपको कहीं भी जाना है आप लोग जाइए। वसीयत रघु जी ने खुद बनवाई थी। कोई भी कोर्ट इस वसीयत के विरुद्ध जाकर के आपको आपका हक नहीं दिलवा सकता। जरूरी कागजात विमला जी को दिए और कुछ जरूरी कागजात जो कि काजल के नाम थे अपने साथ लेकर रवाना हो गए, यह कहकर कि यह पेपर्स बाद में हमसे ले लीजिएगा। आपको अभी पेपर्स नहीं दिए जाएंगे। रघु जी का हमसे यही अनुरोध था। उनके जाते ही घर में हंगामा शुरू हो गया। देखा, सेवा के बहाने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली इसने। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। जेठानी भी बोली, क्यों री, यही बातें करने जा बैठती थी तू उनके पास? मेरे बच्चों का हक छीन रही है। शराफत से इनका हक वापस कर दे। तेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। विमला जी बोली, हाँ काजल, यह प्रॉपर्टी तुम वापस करो और तलाक के पेपर पर साइन करो। बस बहुत हो गया। हम मानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए ऑफर कर रहा हूँ कि यहाँ रहकर माँ की सेवा करना, हम तुम्हारा पूरा खर्चा उठा लेंगे। राहुल ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर काजल को गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया था? जो तुम यह बात कह रहे हो, और किस हक से कह रहे हो कि मेरे पास अब कुछ नहीं है? मेरे पास इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मौजूद है। पापा जी ने कहा भी था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना, तो उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना भला बुरा खुद देख लूंगी। अच्छा, तो तू यहाँ से मेरे बच्चों का हक लेकर जाना चाहती है? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। विमला जी बीच में ही बोली, क्यों री, बिना सेवा के मेवा चाहिए? आपके बच्चों से अपने पिता का मान सम्मान तो किया नहीं गया। इन सब लोगों ने उनके सामने बैठकर उनकी ही मौत की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है उस दिन आप लोगों ने वह बंद कमरे में उनके सामने जो बातें की, वह मुझे सुनाई नहीं दी? वकील साहब कह चुके हैं कि आपको जिस कोर्ट में जाना है वहाँ जाइए। और रही बात मेरी, तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, रही बात तलाक की, तो जब तक आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाएगी तब तक तो मैं तलाक भी नहीं दूंगी। कहकर काजल उस घर से निकल गई। उसके इस रवैये ने सबको हैरान कर दिया। कहाँ तो उसे सीधी सादी गाय समझ रहे थे, और कहाँ यह इतनी तेज तर्रार निकली। वहां से निकलकर काजल सीधे रघु जी के दोस्त के यहाँ गई। कुछ दिनों बाद जब प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे मिल गया, उसके बाद ही उसने तलाक के पेपर पर साइन किए। एक छोटा सा फ्लैट खरीदकर उसी में रहने चली गई। साथ ही अब जॉब भी करने लगी थी और आत्मनिर्भर भी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ विमला जी बिल्कुल अकेली रह गई, क्योंकि कोई भी बेटा उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।